जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। गगनयान मिशन की यात्रा की तरफ भारत ने हासिल किया पहला माइलस्टोन। अगले वर्ष फरवरी में इंडियन नेवी कंडक्ट करेगी अभी तक की सबसे बड़ी मिलिट्री वॉर गेम। पाकिस्तान में एक और मोस्ट वांटेड को किया हॉरिफाइड। यूएस ने 3 चाइनीज कंपनीज पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने के आरोप में उन पर लगाया प्रतिबंध। और इसराइल के फोर्सेस को सामना करना पड़ रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट्स की शॉर्टेज का। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस सेक्टर से आए महत्वपूर्ण अपडेट की, जहां भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज सफलतापूर्वक गगनयान मिशन के लिए पहले टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। और इस टेस्ट फ्लाइट के माध्यम से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया गया, और जिसने सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में एक सेफ टच डाउन परफॉर्म किया। और इसरो ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया कि यह टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट यानी कि TVD-1 को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया है, और जो क्रू एस्केप सिस्टम था उसने उसी तरह से परफॉर्म किया है जैसा कि उम्मीद की गई थी। और भारत के पहले मैन स्पेस मिशन वाली यात्रा की तरफ ये पहला कदम था, या फिर पहला माइलस्टोन भी कह सकते हैं, जिसे भारत ने अचीव कर लिया है। और आसान शब्दों में समझाते हैं कि इस टेस्ट के माध्यम से गगनयान मिशन के एक ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट को टेस्ट किया गया है जो कि जुड़ा हुआ है हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी से। और जिसमें इसरो ने इस बात को टेस्ट किया कि अगर मान लीजिए गगनयान मिशन को बीच में ही अबॉर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे तो उनको सेफली बाहर निकालने वाला जो सिस्टम है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। हालांकि आज इस TVD-1 टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले शुरुआत में कुछ ग्लिचेस आए थे, जिस वजह से ये जो टेस्ट था ये आज 2 बार पोस्टपोन किया गया। सबसे पहले इस मिशन को सुबह 8 बजे के लिए प्लान किया गया था, लेकिन वेदर कंडीशन सही ना होने की वजह से इसे पहले 8:30 और फिर 8:45 तक पुश किया गया। लेकिन फिर उसके बाद सिस्टम्स को रेक्टिफाई करने के बाद ये लॉन्च सुबह 10 बजे के लिए रीशेड्यूल किया गया था। और इस टेस्ट के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को माउंट करके एक मॉडिफाइड विकास इंजन का इस्तेमाल किया गया था। और अब इस टेस्ट फ्लाइट के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इसरो व्योम मित्र नाम के ह्यूमनॉइड एस्ट्रोनॉट के साथ टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेगी। और इस लॉन्च से पहले शुरुआत में जो टेक्निकल रुकावट आई थी तो उसमें एक इंजन इग्निशन से जुड़ा हुआ इशू भी था, और इंजन की इग्निशन जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए इसरो के साइंटिस्ट ने पहले उस प्रॉब्लम को देखा और सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये मिशन परफॉर्म किया गया। और इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए आज कमेंट सेक्शन में इसरो को बधाई देना ना भूलें। अगले वर्ष 19 फरवरी से 27 फरवरी तक इंडियन नेवी एक मेगा मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करने के लिए तैयार है, जिसमें 50 से अधिक देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इन देशों की नेवीज भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगी। और ये एक्सरसाइज कोई और नहीं बल्कि बाईएनुअली आयोजित किए जाने वाली मिलन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। लेकिन जो 2024 की मिलन एक्सरसाइज होने वाली है तो ये भारत द्वारा होस्ट किया गया अभी तक का सबसे बिगेस्ट मल्टीलेटरल मिलिट्री वॉर गेम होगा, जिसमें लार्ज फोर्स मैन्यूवर्स, एडवांस एयर डिफेंस ऑपरेशंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस ड्रिल्स, तो इस तरह की एक्टिविटीज भी इसका हिस्सा रहेंगी। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी देश अपने अपने प्लेटफॉर्म्स और पर्सनल भेजेंगे। और ये एक्सरसाइज अरेबियन सी में आयोजित की जानी है, और इसमें सब सरफेस और एयर डोमेन्स भी शामिल रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि मिलन एक्सरसाइज का इससे पहले वाला जो एडिशन था जो कि 2022 में हुआ था, तो उसमें 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन मिलन 2024 से पार्टिसिपेट करने के लिए 50 से अधिक देशों को इन्वाइट किया गया है। और इस एक्सरसाइज का जो हार्बर फेस होगा उसमें मैरीटाइम सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, सिटी परेड, तो ये भी शामिल रहेगी। बाकी एक और अपडेट है कि ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर इंडियन नेवी ने आंध्र प्रदेश की काकीनाड सिटी के ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्रस्थान 2023 एक्सरसाइज को भी आयोजित किया है, जिसमें इंडियन नेवी के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑयल ऑपरेटर्स, पोर्ट अथॉरिटीज, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट, मरीन पुलिस, तो इस तरह के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ने भाग लिया है। और बता दें कि ये एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, जिसमें कंटिजेंसीज को हैंडल करने वाले रिस्पॉन्सेज की रिहर्सल की गई है। अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स को सप्लाई कर रही थी। इन 3 कंपनीज के नाम है जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लुलुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लिमिटेड और चांगझो यूटे कंपोजिट कंपनी लिमिटेड। इनमें से जो जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है तो वो ब्रेजिंग मटेरियल्स को सप्लाई कर रही थी, जिनका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन्स के कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने और कंबशन चैम्बर्स के प्रोडक्शन में होता है। वहीं जो लुलुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लिमिटेड है तो उसके द्वारा जिस तरह के कंपोनेंट सप्लाई किए जा रहे थे तो उनका इस्तेमाल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। और रही बात तीसरी कंपनी चांगझो यूटे कंपोजिट कंपनी लिमिटेड की, तो ये डी ग्लास फाइबर, क्वार्ट्ज फैब्रिक और हाई सिलिका क्लॉथ, तो ये सभी सप्लाई कर रही थी और ये मिसाइल सिस्टम्स के एप्लीकेशंस में भी यूज़ होते हैं। और इसलिए यूएस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अमेरिका ने जो इन 3 चाइनीज कंपनीज पर प्रतिबंध लगाने वाली कार्रवाई करी है तो ये इस बात को दर्शाती है कि जो अमेरिका है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन, उनकी डिलीवरी के साधन और उससे जुड़ी हुई खरीद गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा, चाहे वो कहीं भी हो। और अब यूएस के इस कार्रवाई पर पाकिस्तान का यही कहना होगा, कहें तो कहें क्या और करें तो करें क्या।
बाकी इसके अलावा पाकिस्तान से एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर जब्बर के फाउंडर दाऊद मलिक को भी हॉरिफाइड कर दिया। और बता दें कि जो दाऊद मलिक है ये मसूद अजहर नाम की सुअर का काफ़ी करीबी था और निश्चित रूप से अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा इसको हॉरिफाइड किए जाने से पाकिस्तान में लश्कर जब्बर का जो नेटवर्क था और उससे जुड़े हुए जो बाकी नेटवर्क थे तो उनमें खलबली तो मचनी ही है। और आगे बढ़ने से पहले Squadron.in पर जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप PKMKB कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप Squadron.in पर किसी भी प्रोडक्ट पर स्पेशल डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में LOC के साथ पाकिस्तान की तरफ से किए गए फायर में हमारा एक सोल्जर घायल हुआ है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी की पोस्ट पर एक स्नाइपर शॉट फायर किया था जिसमें हमारा एक सोल्जर घायल हुआ और फिर उन्हें तुरंत ही उपचार के लिए 92 बेस हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया था। और अच्छी बात है कि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे सोल्जर की कंडीशन स्टेबल है और वे खतरे से बाहर हैं। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस इंसिडेंट को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स है जिनमें ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि आज शनिवार को पाकिस्तानी रेंजर्स की सुरक्षा में कुछ लोगों के ग्रुप को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब लाया गया था और फिर जिसके बाद BSF के जवानों ने चेतावनी के तौर पर फायर भी किया। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि करीब 20 से अधिक लोगों का ग्रुप था जिनके साथ जानवर भी थे और उनको 3 पाकिस्तानी रेंजर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे और वे दिन के समय भारत की टेरिटरी में एंटर हुए। जिसके बाद BSF जवान ने उनको चेतावनी देते हुए 2 वार्निंग शॉट्स फायर किए। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी फायर नहीं आया और वो जो लोग थे वो वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। और इस घटना को भी जम्मू में RS-पुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का ही बताया जा रहा है, जहाँ पे अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि रुको जरा, सब्र करो और हमारी फोर्सेस पर भरोसा रखो, कार्रवाई होगी और अवश्य होगी। आज 21 अक्टूबर को इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंडियन मिलिट्री हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को रिविजिट करेगी। उनमें जो लेसन्स हैं, उनमें जो थॉट्स हैं, उसमें जो नॉलेज का भंडार है, इन सभी को फिर से रिवाइव किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इनके माध्यम से हम कैसे आज के समय की सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी का एक विजनरी इनिशिएटिव है जो कि सदियों पुराने ज्ञान को समकालीन सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ उन्हें आपस में इंटीग्रेट करना चाहती है। और आपको बता दें कि ये इंडियन आर्मी और USI ऑफ इंडिया का एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे राष्ट्र के जो प्राचीन ग्रंथ हैं तो उनमें स्टेट क्राफ्ट, वॉरफेयर, डिप्लोमेसी, तो इन सभी अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए नॉलेज का भंडार भरा पड़ा है। बाकी इसके अलावा ये कि गाजा में सिविलियंस के लिए मानवीय सहायता पहुंचाई गई है जिसमें फूड, वाटर और मेडिकल सप्लाईज शामिल हैं। और जबकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस मानवीय सहायता में कोई भी फ्यूल सप्लाई नहीं है और करीब 13 ट्रक्स मेडिकल सप्लाईज, करीब 5 फूड सप्लाईज और 2 ट्रक्स के माध्यम से वाटर को सप्लाई किया गया है। बाकी इजराइल के फोर्सेस गाजा में ग्राउंड ऑफेंसिव को लॉन्च करने के लिए तैयार है और बस अब उन्हें इजरायली अथॉरिटीज से फाइनल ऑर्डर्स मिलने का इंतजार है। लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि एकदम से डिमांड बढ़ने की वजह से इजराइल में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और प्रोटेक्टिव गियर्स की शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ा है। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इजराइल में बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने वाली कंपनीज मौजूदा डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक तरह से इस वॉर में इजराइल पूरी तरह से मोबिलाइज्ड है और मैन और वुमेन को इमरजेंसी डिग्री के अंडर आर्मी में ड्राफ्ट किया गया है और इसी वजह से उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन सभी यूनिट्स को ये इक्विपमेंट धीरे धीरे दिए जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि इजरायली मैन्युफैक्चरर्स की कमी है, इजरायली मैन्युफैक्चरर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन अभी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अभी US और यूरोप इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑफेंसिव को लॉन्च करने वाले अपने मिशन को डिले करने के लिए पुश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव को लॉन्च करता है तो हमास ने जो बंधक बना रखे हैं तो उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और वैसा को बता दें कि हमास के द्वारा बंधक बनाए गए 2 US नागरिकों को हाल ही में रिलीज किया गया जो कि सेफली इजरायली ट्रूप्स के पास आ चुके हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार कौशल कुमार, लंस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन रजत कुमार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1962 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक बहादुर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीन द्वारा किए गए हमले के जवाब में CRPF के 10 वीरों ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके नाम है कांस्टेबल शिवनाथ प्रसाद, कांस्टेबल धर्म सिंह, कांस्टेबल श्रवंदा, कांस्टेबल पूरन सिंह, कांस्टेबल नरबू लांबा, कांस्टेबल बी राजमल, कांस्टेबल मखन सिंह, कांस्टेबल शेरिंग नोरबू, कांस्टेबल ईमान सिंह और कांस्टेबल हंगजीत सुबा। आज के दिन 2022 में अरुणाचल प्रदेश में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर विकास भंबू, मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, CFN अश्विन KV, हवलदार बीरेश सिन्हा और नायक रोहित सिवा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि आर्मी के एविएशन कोर का मोटो क्या है।
समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और प्रीमियम मेंबरशिप में पाएं स्पेशल 50% डिस्काउंट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।